आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी दूंगा जो आपको चार्ट पे खुद से ही एसएल और टारगेट दोनों ही आपको चार्ट पे बना के दे देगा बिना आपके मैनुअल मेहनत किए। सीधा इंडिकेटर सेक्शन पे चलेंगे। यहां पर आप लिखिए ट्रेंड, TREND, ट्रेंड, टारगेट, TAR। अब जैसे ही ट्रेंड टारगेट आप लिखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, उसमें हमें इसे आवश्यकता है ट्रेंड टारगेट्स बाय अल्गो अल्फा। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे और जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं तो अब देखिए मार्केट ने आपको कितने आसानी से आपको यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे एंट्री। ये जो रेड कलर का लाइन है, रेड कलर के लाइन का मतलब है कि यहाँ पे पुट की तरफ हमें एंट्री की आवश्यकता है। और उसके बाद मार्केट ने आपको 3 टारगेट दिए, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3। तो ये 1, 2 और 3 टारगेट है। अब आपके ऊपर है कि आप कितने टारगेट्स अपने आप तक रख सकते हैं। आप पहले टारगेट से वापस जा सकते हैं, आप दूसरी टारगेट तक बैठ सकते हैं, या पूरे तीनों टारगेट तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो एसएल भी यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है। एसएल किस बेस पे है, उस बेस को अगर आप थोड़ा समझना चाहेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, लगभग लगभग लास्ट स्विंग के आसपास मार्केट आपको एक टारगेट देता है। जहां से मार्केट ने घुमाव लिया था उस लास्ट स्विंग के पास से मार्केट आपको एक टारगेट देता है। ये तो हो गई इस इंडिकेटर की बात है, लेकिन हम इतने आसानी से सिर्फ किसी इंडिकेटर के कॉल और पुट ऑप्शन को देख के तो वहां पे हम जंप नहीं करते। हम अपना यहाँ पे पूरा बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है जो जिसका नाम है टू मूविंग एवरेज विथ जोन कलरिंग। आप अगर देखेंगे ये वाला जो इंडिकेटर है टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, इसको हमने चार्ट पे लगा लिया है। इसके इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में आके हम इसके इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसको कर दीजिए 15। और जो 100 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 25। और स्टाइल में जाइए तो ये जो आप साइड में जो देख रहे हैं ना, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, तो ये यहाँ से बंद होगा। ये जो लेवल्स ऑन प्राइस स्केल्स लिखा हुआ है इसको अनचेक कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। अब देखिए, अब बारी है कि आप यहाँ पे एंट्री कैसे सोचेंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे बनाएंगे। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे बातें हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो ये पहले रेड हो रहा है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर दोबारा यहाँ पे रेड हुआ है। कहाँ से जाके रेड हुआ, इस जगह से रेड हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ से कहाँ से एंट्री कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो ये जो टू एवरेजेस का जो सेटिंग्स है इसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। मैं जैसे आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे अपने 15-25 किया है, इसको आप 40 और 50 भी कर सकते हैं। 40-50 के लिए इसमें क्या फर्क पड़ता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 40 और 50 करते हैं तो थोड़ा सा लाइन और यहाँ पे थीन होने लगता है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ठीक है, लाइन बहुत थीन हो जाता है। आपकी मर्जी, आप उसको जैसे रख सकते हैं। मैं दोबारा आता हूँ, फिर से 15 और यहाँ पे 25 कर देता हूँ। और अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम एंट्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहला, जब कोई भी मूविंग एवरेज जब क्रॉसओवर करता है ना, मान लीजिए ग्रीन था, ग्रीन से फिर ये रेड हुआ, तो रेड होने के बाद जो लास्ट स्विंग आता है उसका प्रभाव कॉल साइड का ही रहता है, ग्रीन साइड का ही रहता है। पहला जो स्विंग आता है, मैं दूसरे तीसरे चौथे स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें पहला स्विंग जो होता है वो कॉल साइड में रहता है, इसलिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। वैसे ही अगर पहला, उसके बाद ये रेड हो गया, रेड के बाद फिर ग्रीन हुआ, लेकिन ग्रीन होने के बावजूद भी जब यहाँ पे फर्स्ट स्विंग आता है तो यहाँ से भी मार्केट आपको रिवर्सल देता है। इसलिए देखिए, हालांकि ये ग्रीन है लेकिन यहाँ पे स्विंग क्रिएट हुआ है तो मार्केट नीचे आया है। अब उसी तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, माफ कीजिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस जगह को देखिए। अभी यहाँ पे आपको एंट्री मिली है, हम क्या करेंगे, पुल बैक पे हम एंट्री करेंगे। पुल बैक कहाँ मिल रहा है, ये जो रेड है, रेड के बाद हालांकि ग्रीन बना है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि रेड के बाद जब ग्रीन बनेगा तो पहला जो स्विंग आएगा उसमें पुट साइड का ही प्रभाव होता है। चाहे आप कोई भी क्रॉस ओवर इस्तेमाल कीजिए, 9-15 कीजिए, आप 3 और 5 कीजिए, 3 और 8 कीजिए, 20 और 30 कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है
उसमें जो भी कलर चेंज होता है, कलर चेंज इसका मतलब है क्रॉसओवर, जहाँ पे भी क्रॉसओवर होगा तो क्रॉसओवर होने के बाद जो फर्स्ट स्विंग आता है उसमें पिछले वाले क्रॉसओवर का ही असर रहता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो इसका जो असर है वो रेड का ही रहेगा, ग्रीन का नहीं। ग्रीन का होगा, कहाँ होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जब अगर नीचे आता है, यहाँ पे अगर कोई फिर से अगर आपको बाय साइड का अगर यहाँ पे काम दिख रहा है, काम मतलब है यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है तो यहाँ से बाय साइड की तरफ मार्केट जाना पसंद करेगा। लेकिन उससे पहले यही से मार्केट आपको पहले रिवर्स होता हुआ नीचे आएगा। तो हमारे लिए एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला जो इंडिकेटर दे रहा है। लेकिन सबसे सही एंट्री हमारे लिए ये जगह होगी। ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ पे जाके एक फॉर्मेट बनाता है, एक प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट फिर से नीचे गिरावट की ओर तैयारी करता है। आपकी एंट्री यहाँ बनेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस कैंडल से आपने आपको ब्रेकडाउन मिला है या आप जहाँ से आप ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसी कैंडल पे हम अपना स्टॉप लॉस भी रखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि कई बार होता है, देखिए हमारा जो इस इंडिकेटर के मुताबिक स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर इसके भरोसे अगर बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपको दे देगा जिसमें आपका नुकसान होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। तो बेहतर क्या है कि आप बिल्कुल प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हुए हम सही जगह से एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी इसी कैंडल के ऊपर हाई पे होगा। इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज होगा, एक के ऊपर एक, आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। आपके मन में आ रहा है कि क्या हम यहाँ से एंट्री नहीं बना सकते थे? हम यहाँ से एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमको सिग्नल नहीं मिला। सिग्नल मिलने के बाद, टाइम फ्रेम तो आपको पता ही है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सिग्नल मिलने के बाद ही हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इसके बाद जो हमको दिशा निर्देश मिलेगा उसके बाद ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट को देखेंगे तो आप अगर यहाँ पे ये मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट रनिंग मार्केट में है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आसानी हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये हमारे स्टॉप लॉस है। अब देखिए मार्केट उस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। मान ली हाइपोथेटिकल मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अगर एंट्री की होती तो मार्केट नीचे जाके दोबारा यहाँ पे आ रहा है। अब आपके ऊपर है कि आपने फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट किया था या वेट कर रहे थे। अब आप सोच के देखिए आपकी एंट्री यहाँ से हुई है और यहाँ तक मार्केट ने आपको टारगेट दे तो दिया है। यहाँ से लेके फर्स्ट टारगेट इस कैंडल पे खत्म होगा। फर्स्ट टारगेट 3 है। अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ से निकलना चाहते हैं या आप वहाँ पर वेट करना चाहते हैं। अगर आप वेट करना चाहते तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल वेट कर सकते, या फिर स्टॉप लॉस का आप इंतजार कर सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, अगर फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर आप बाहर चले जाएंगे। या तो आप पूरे तीनों टारगेट तक आप वेट कर सकते, या पहले 2 टारगेट तक, या पहले एक। ये तीनों चीजें आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर सुझाव की बारी आती कि भाई सबसे सही सुझाव क्या है, तो सुझाव में मैं आपको यही कहूंगा कि शुरुआती दौर में आप पहले टारगेट पे बने रहिए। अगर पहला टारगेट आपने यहाँ पे आपका टारगेट पहला हिट हो गया हो, एक भी कैंडल यहाँ पे अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हो जाता है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपने 2 टारगेट का या 3 टारगेट का रखा होगा, मार्केट पहले टारगेट को क्रॉस करता है, उसके बाद फिर 2 टारगेट, फर्स्ट टारगेट को ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप यही से फिर निकल जाइए। हो सकता है मार्केट वापस दोबारा नीचे आए, लेकिन क्या होगा कि जब तक नीचे आएगा तब तक आपका जो प्रॉफिट जो भी चल रहा होगा वो इतना सारा डीके हो जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। इसलिए आपको चीज़ों को इस तरीके से जब आप देखते हैं तो आपको काफ़ी आसान लगने लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।